नमस्कार। वर्च्यू बेबी की इस श्रृंखला में आज फिर आपके साथ हैं और आज एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हम बहुत सारे और थॉट से गुजर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा फियर भी है और अब बहुत सारी बातें समझ में भी आ गई हैं, लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम डिटेल में जानना चाहते हैं कि अगर ये है तो क्या होता है। और इस पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं जाने माने कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो पिछली बार बात हमने जहाँ छोड़ी थी उसी को थोड़ा सा और आगे लेते हैं कि अगर आपने कहा कि कुछ इलनेस, वैसे तो एंग्जाइटी अगर है उसका असर डेफिनेटली बच्चे पे भी पड़ रहा है और मदर पे भी पड़ रहा है, लेकिन अगर कुछ इलनेस का, किसी भी इलनेस या डिसऑर्डर का एपिसोड पहले हो चुका है किसी भी दोनों पेरेंट्स में किसी के साथ, तो देन उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इस पर हमने बात कर रहे थे। आपने कहा था कि मदर अगर सिजोफ्रेनिक है देन शी शुड नॉट गो फॉर इट, क्योंकि तब उसको दवाइयाँ लेनी ही पड़ रही होती हैं, क्योंकि ये दोनों केसेस में नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर वो दवाई बंद करेगी तो डिसऑर्डर आ जाएगा। तो इसी पे एक ईमेल हमारे पास आई है, ये बात आई कि क्या अगर फादर सिजोफ्रेनिक है देन ऑल्सो दे शुड नॉट गो फॉर अ बेबी, और कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिस दौरान जो है बेबी के लिए उन्हें नहीं जाना चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, फादर का रोल जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड है जहाँ तक बेबी की बात है। कुछ हद तक बायोलॉजिकली लिमिटेड है, लेकिन साइकोलॉजिकली और सोशली तो अनलिमिटेड है। डेफिनेटली। लेकिन बेबी उसी मकान में रहता है जिस मकान को माँ बना रही है। तो अगर मकान अच्छा नहीं होगा तो बेबी के रहने की जगह अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए माँ का जो एनवायरनमेंट है अंदर, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फादर का रोल जेनेटिक मटेरियल शुक्राणु के द्वारा मदर तक पहुंचाना, तो उन दोनों का जो मेल होता है उससे बेबी की शुरुआत होती है। आज के समय में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं कहा जा सकता जिसमें कि अगर फादर को साइकोलॉजिकल इलनेस है या वो दवाई ले रहा है तो उसकी वजह से बेबी नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत देर तक अगर चल रही है, या तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जो है, वो फादर के जेनेटिक मटेरियल को भी बदल देता। ओह। तो उसकी वजह से जो कंसेप्शन होगा उसमें बेबी के आगे जाके कुछ कैंसर्स को डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर स्मोकिंग फादर कर रहे हैं या मदर कर रहे हैं और उस एटमॉस्फेयर में है और वो धुआं जो है वो मदर ले रही है, तो उसका असर तो उस मामले में पैसिव स्मोकिंग के रूप में मदर के ऊपर पड़ता है। जहाँ तक फादर के और किसी तरह की बीमारी या दवाई की बात है, उसका बेबी पे डायरेक्टली असर नहीं है। माँ का ऑफ कोर्स असर है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो आज के समय का यूथ है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, वही कल के माँ होंगी या कल के फादर्स होंगे। पैनिक अटैक्स एक तरह की एंजाइटी है जिसमें कि कुछ ही क्षणों में ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए शरीर के थ्रू चली गई। और एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई, दिल की धड़कन इतनी बड़ी, उन्हें लगता है कि जैसे हार्ट अटैक हो गया या गिर जाएंगे, या कुछ आसपास जो हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा, और वो कुछ मिनटों के लिए या मैक्सिमम जो आधे ब्लैकआउट घंटे हो के जाता है कई बार। ब्लैकआउट में बेहोश हो जाते हैं। ओके। यहाँ पे व्यक्ति बेहोश नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि जैसे एकदम पूरा शरीर और मन उनका तितर बितर हो गया। इन्वेस्टिगेशंस की जाती है और पता लगता है कि कोई हार्ट की डिजीज़ नहीं है या कोई और मेजर फिजिकल इलनेस नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान में वो एंक्शस हैं तो पैनिक अटैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मान लीजिए एंजाइटी बहुत देर तक चल रही है, फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में, बेबी के बारे में, या परिवार में कोई और ऐसी तरह की एंजाइटीज़ हैं, या उस व्यक्ति की पहले से ही एंजाइटी होने के काफ़ी टेंडेंसीज रही हैं
और वो व्यक्ति हर किसी छोटी बड़ी चीज़ पे बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाता है। आज के समय में जबकि करियर्स को लेकर या मैरिजेस को ही लेकर यूथ के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको कई चीज़ों से झेलना पड़ता है, तो उसमें जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो उनको तब भी मुश्किल आएगी। एंजाइटी के लिए आम तौर पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती हैं। ओके। क्योंकि ख़ास तौर पे इनमें कुछ तरह के माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जा सकते हैं, या वो जिसमें कि क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं आती और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दी जाती। लेकिन एंजाइटी को संभालने के बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं। योगा की कुछ टेक्निक हैं और ख़ास तौर पे मेडिटेशन जो है वो बहुत कारगर इसमें सिद्ध होता है। और अगर वो प्रेग्नेंट होने से पहले ही उसको सीख लेते हैं तो वो अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, और उसकी वजह से उनके एंजाइटी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और अगर होती है तो उसे जल्दी कंट्रोल में कर पाते हैं। और ऑफ कोर्स साथ में जो भी कारण रहा हो, संबंधों में रहा हो या किसी और तरह की चीज़ का हो, उसको कई बार साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझकर उसको सलाह दे सकते हैं। कई बार ये सोचते हैं ये तो बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये तो मेरे घर वाले संभाल लेंगे, मम्मी, आंटी, बहन, दोस्त, वो भी सलाह अच्छी दे सकते हैं, खास तौर पे अगर कोई सुलझा हुआ व्यक्ति हो। लेकिन क्योंकि वो उससे कनेक्टेड हैं तो वो पूरी तरह से उसको डिस्पैशनेट जिसको कहते हैं या ऑब्जर्वर रूप में सलाह नहीं दे पाते, तो उस चीज़ को भी संभालने के लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स का जो मन की स्थिति चल रही है और उसकी वजह से जो शरीर में बदलाव आते हैं वो बेबी के बनने में और बेबी की ग्रोथ में शुरू में मुश्किल लाते हैं। अगर मदर बहुत ज़्यादा एंक्शस है तो सिर्फ यही नहीं है कि वो शायद खाना अच्छी तरह से खा ना पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए या उसे नींद अच्छी नहीं आ रही, बल्कि वो हर समय कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है जिससे कि बेबी की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही। ग्रोथ मतलब जो पहले 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में नहीं, हाँ, क्योंकि 3 महीने में तो के ऑर्गन्स पास। बनते हैं, उसके बाद उन्हीं ऑर्गन्स की जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं वो होती है और वो ग्रो करते हैं और उनकी पावर्स बढ़ती हैं। तो बेबी को शुरू में ही सेंस ऑफ टच आती है पेट के अंदर ही, अच्छा। महसूस कर पाते हैं वो। थोड़ी देर के बाद उनको सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट आनी शुरू होती है। उसके बाद उनको सेंस ऑफ हियरिंग आनी शुरू होती है। अंदर क्योंकि सब कुछ डार्क है इसलिए वो देख नहीं पाते, डार्कनेस है, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हैं सेंसेस शुरू हो जाती वो हैं। सेंसेस शुरू हो जाती हैं और ये करीबन 25-26 हफ्ते पर शुरू हो जाती हैं। तो ये जो सेंस ऑफ टच तो उससे भी पहले शुरू हो जाती है। तो ये जितनी भी सेंसेस हैं वो अगर मदर एंक्शस है तो बेबी भी उन्हीं चीज़ों को एंजाइटी के जो उसका वर्ल्ड इस समय डिफाइन हो रहा है वो वर्ल्ड भी तो एंक्शस रूप से वो देख रहा है ना। अगर माँ तनाव में है और माँ की वो आवाज़ भी सुन पाते हैं, माँ अगर परेशान होकर बोल रही है, माँ की आवाज़ में डिस्ट्रेस है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी में डिस्ट्रेस है, बेबी भी उस डिस्ट्रेस को महसूस कर रहा है। 10वें हफ्ते से ब्रेन के सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट में करीबन 2.5 लाख ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं। ओह, तो ये जो सेल्स हैं वो हर क्षण जैसे कि बढ़ते जाते हैं और 25-26 हफ्ते के बाद से उनमें कनेक्शंस आपस में बनने शुरू हो जाते हैं। वो न्यूरॉन्स के थ्रू या जो भी। न्यूरॉन्स के इंटरकनेक्शंस हाँ। हैं, वहाँ पर जिस चीज़ को ज़रूरत है वो चीज़ बढ़ती है और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ कम हो जाती है। अच्छा, दिस इज अ टाइम जब ये सारी चीजें इसको हम न्यूरल ग्रोथ बोलते हैं। ओके। तो पहले सेल्स बनते हैं ब्रेन के और फिर ब्रेन के सेल्स का आपस में कनेक्शन होता है और फिर उसकी डिफरेंशिएशन होती है। तो जिन सेल्स और कनेक्शंस की आपस में ज़रूरत है वो रहेंगे
और जिनकी नहीं है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अलग अलग बेबीज में जिस तरह से हम सब अलग हैं, हमारी इंटेलिजेंस अलग है, हमारे ब्रेन के पैटर्न्स अलग हैं, जो कि पैदा होने से पहले ही डेवलप हो गए हैं वूम में। वुम में। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है हाँ। तो इंटेलिजेंस भी अलग अलग होती है, शक्ल तो अलग होती है, अक्ल भी अलग होती है। वो इसलिए क्योंकि वो पैटर्न्स, वो ब्रेन की ग्रोथ हो चुकी है तो ये अंदर ही। पैटर्न्स जो आप कह रहे हैं, जो अक्ल की बात हो रही है, ये मदर की उस पर भी डिपेंड करता होगा, मदर की थॉट प्रोसेस, मदर की मन की स्थिति पर। बेबी का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो मदर की फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अगर माँ अच्छा नहीं खाती, उसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं, तो भी ग्रोथ ठीक नहीं होती। अगर मदर हमेशा परेशान है तो वो सही केमिकल्स जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो भी नहीं देती, इसलिए उसकी ग्रोथ डेवलप नहीं होती। और कई बार ऐसा पाया गया है कि जो मदर्स बहुत एंक्शस होती हैं उनके बच्चे भी बाद में जाके ज़्यादा एंक्शस होते हैं। जो मदर इस दौरान में डिप्रेस्ड होती हैं, बाद में जाके उन बच्चों में डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्ली ग्रोथ में उसी चीज़ को देखा है, उसी चीज़ को नॉर्मल समझा। तो इस कारण से भी ज़रूरी होता है कि माँ की मन स्थिति जो है वो बहुत बैलेंस्ड रहे, खुशनुमा रहे, ताकि जो बेबी की इंटरनल ग्रोथ है, साइकोलॉजिकल भी, वो भी ज़्यादा अच्छी हो, ब्रेन की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी हो। डॉक्टर अवधेश, अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली एक यहाँ मैं छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने कहा कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं या जो ब्रेन के जो पैटर्न्स बन रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट कर लेता है जिसकी ज़रूरत है। अब वो बेबी कैसे तय करता है कि किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं है? वो मदर की मनस्थिति या मदर की जो केमिकल्स या मदर की जो इमोशंस जा रही हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है? इस समय पर ये सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है कि जो मन की माँ की स्थिति है उसके हिसाब से वो ऑर्गन्स जिन्हें कि उन चीज़ों से डील करना है वो डेवलप होते हैं। लेकिन पैदा होने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर किसी कारण से माँ के मन की स्थिति अच्छी नहीं थी और ये भी सोचा जाए कि अच्छा बेबी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जिंदगी वो बेबी वो चेंज परेशान भी ही हो रहेगा। सकता है। हाँ। पैदा होने के बाद जो एनवायरनमेंट है, जो माँ की मन स्थिति है, बच्चे को जो स्कूल का एनवायरनमेंट मिलेगा, घर के जो दूसरे लोग हैं, फादर हैं, उनके साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है, बच्चा कैसे खुशनुमा एटमॉस्फेयर में पलता बढ़ता है, उनसे भी डिसाइड होगा कि वो धीरे धीरे उसके वो जो पैटर्न्स हैं वो कितने बदलेंगे। जितना हमारे पास ब्रेन है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, उसका शायद 2 से 3% ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वहाँ पर पॉसिबिलिटी है जिसको कि पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है पैदा होने के बाद ही। लेकिन अगर पैदा होने से पहले ही वो अगर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली, और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। एफर्ट इज ओनली ऑन वन पर्सन, यू नो, कि अगर ये देखा सिर्फ जाए 1%, हाँ, मेरे ख्याल से पूरे परिवार पर होना चाहिए एफर्ट कि उस 1% को, जो कि एक तरह से मैं कहूँगा स्टार है उस समय का, तो उसके ऊपर ध्यान दें। इतना भी ध्यान ना दें कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। तो बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पे प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको नेचुरल आई तरीके से थिंक पूरा परिवार अवेयरनेस ले। नहीं है। जैसे ही अवेयरनेस और नॉलेज आती है वो अपने आप हम उस तरह से ही काम करने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। और एक जो आपने बात कही अभी कि स्मोकिंग की जो बात कही, मतलब दिस इज़ अ बिग इशू कि फादर का, और कितनी बार क्या होता है कि फादर्स कहते हैं ओके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई विल नॉट स्मोक, उसे पहले और उसके बाद भी वो स्मोकिंग करते ही जा रहे हैं। एंड ये तो रही फादर की बात। जो लड़कियां, जो मदर है, वो जो इन एडिक्शंस में है ही कहीं ना कहीं, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो उस वक्त के लिए छोड़ देती है, लेकिन अगर उससे पहले रही है उसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या पड़ता है। और अगर उस दौरान वो इन एडिक्शंस में है, एडिक्शन ना भी कहें,
थोड़ा थोड़ा भी ले रही हैं, अब्यूज या यूज। हाँ, तो वो कितना इम्पैक्ट है? देखिए, शरीर को बदलने में समय लगता है, मन को भी बदलने में समय लगता है। हमारे पैटर्न्स होते हैं ब्रेन पे जो इमीडिएटली शिफ्ट नहीं होते। कुछ महीने या डेफिनेटली तो ज़रूर, लेकिन कुछ साल ही कहूँगा मैं, ज़रूरी हो जाते हैं शरीर को ठीक होने में, अगर उसकी किसी प्रकार से डैमेज हुई है। टबैको के बारे में कह सकते हैं कि 3 से 5 साल इफ़ पॉसिबल, लेकिन एटलीस्ट उस समय तो ज़रूर हो सके तो एटलीस्ट 1 साल या 6 महीने। तो एक तरह से अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी होगी तो पति पत्नी अपने घर का माहौल, अपने शरीर का माहौल, अपना सोच, उसको एक पॉजिटिव एंटिसिपेशन के साथ प्लान्ड तरीके से अगर लेके चलेंगे तो वर्चू बेबी पैदा होगा। नहीं करते हैं तो जो महिला है उस महिला के ऊपर, स्पेशली अगर वो तंबाकू का, और तंबाकू सिर्फ स्मोकिंग नहीं, किसी भी रूप में अगर वो शरीर में जा रहा है तो उसका एटमॉस्फेयर जो होगा जिसकी वजह से बेबी पे असर होगा, तंबाकू की वजह से जो ब्लड है वो जिन धमनियों में चलता है वो सिकुड़ सी जाती, और उस कारण से जितना ब्लड पहुंचना चाहिए बेबी को वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। प्लस जो निकोटिन के अपने असर हैं वो बेबी में भी, क्योंकि वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती हैं, तो वो बेबी में भी जाती हैं। तो एक तरह से बेबी वूम के अंदर ही एडिक्टेड हो गया, निकोटीन एडिक्शन हो जाए, निकोटिन एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग हो या किसी भी रूप से। अल्कोहल। तंबाकू का नहीं, किसी भी रूप में, तंबाकू पे 1 मिनट तंबाकू में पे, आता है, हाँ, तो तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन हो। ओके, इसलिए देखा जाता है कि जितना बच्चे को पनपना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, चाहे वो वेट की हो, चाहे वो उसके माइलस्टोन्स हो विद इन द वोम की। आमतौर पे देखा जाता है कि एक खास उम्र पे बच्चे की ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, साइज बढ़ता है, वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं क्योंकि कम ब्लड, सही तरह का ब्लड बच्चे तक पहुंच रहा है। ये भी देखा गया है कि एबॉर्शंस उन महिलाओं में जो तंबाकू का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पे कर रही हैं, उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो बेबी जब पैदा होता है उन महिलाओं में जिनमें कि तंबाकू का सेवन है, उस बेबी के छोटे पैदा होने की और फिर बाद में ज़्यादा इन्फेक्शंस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं कई गुना। तो इस वजह से अगर किसी भी रूप में मदर तंबाकू का सेवन कर रही है वो तो छोड़ना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगी। शराब का भी अगर एडिक्शन है यानी रोज़ इस्तेमाल हो रहा है, उसका असर कई गुना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इस्तेमाल हो रहा है और उस समय में प्रेग्नेंट है महिला, तो भी बेबी पर असर पड़ता है, और उसमें ऐसा पाया जाता है कि बेबी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अल्कोहल जो है उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं, जिसमें कि ऐसा पाया जाता है कि मदर में वैसे भी कुछ हद तक प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस हैं। तो उन महिलाओं में जिनमें कि जेनेटिक लोडिंग है, अगर एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर रही, वेट का पूरा ध्यान नहीं है और अल्कोहल ले रही हैं, तो उनमें और बेबी में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़कर बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम नाम से एक प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे के लिवर पर भी असर पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, लेकिन बच्चा बहुत मोटा सा होता है इसलिए वो पूरी तरह से जितना एक्टिव होना चाहिए वो नहीं होता। अगर लगातार माँ सेवन कर रही है तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी अंदर ही शराब की लत लग गई है, ओ बाबा, और उस वजह से बच्चों में विड्रॉल्स होते हैं, और ये विड्रॉल जो हैं ये कुछ दिन तक चलते हैं। विड्रॉल्स होते हैं मतलब? विड्रॉल्स मतलब उससे भी शराब की तलब होती है, हाँ, क्योंकि उसका जो अभी तक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है जो कि मदर से ब्लड आ रहा है, तो उसमें तो शराब थी ना, तो अब वो शराब उसे अचानक मिल नहीं रही है, तो वो भी विड्रॉल्स में जाते हैं उसी तरह से जो कि दूसरा नशे करने वाले जाते हैं, और लिवर पर भी असर पड़ता है।
वैसे भी बेबीज़ के अंदर जब पैदा होते हैं तो लिवर जो है वो थोड़ा सा स्लगिश होता है, वो धीरे धीरे फिर ठीक होता है। तो उनमें ये स्लगिशनेस अल्कोहल की वजह से ज़्यादा पाई जाती है। कुछ और छुपे तरह के नशे हैं, पेन किलर्स के ख़ास तौर पर, उस तरह के पेन किलर जिनको हम ओपिएट पेन किलर्स बोलते हैं, या जो प्लेन पेन किलर्स भी हैं। अगर महिला को उसकी लत लगी हुई है तो डेफिनेटली जैसे ही वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, बेबी भी उसका आदी हो जाता है। ओपिएट्स जो हैं जिनको, जैसे कि ओपिएट के पेन किलर्स जो होते हैं वो, या हेरोइन या अफीम, उसका अगर सेवन हो रहा है तो बेबी उस पर आदी हो जाता है और फिर बाद में उसको विड्रॉल्स होते हैं। नहीं, पेन किलर्स मतलब यूजुअली पेन किलर एडिक्शन मतलब पेन किलर कई महिलाएं हैं जो तनाव की वजह से जब उनमें बहुत ज़्यादा मांसपेशियां खिंचती हैं तो उन्हें दर्द महसूस होती है। उस दर्द को कम करने के लिए वो पेन किलर समझती हैं कि कोई बड़ी बात पॉप नहीं है करते और रहते, उसका हाँ। लेती रहती हैं। कई महिलाएं जो हैं वो माइनर ट्रैंकुलाइजर्स या नींद की दवाइयाँ जिसको कहा जा सकता है, उनका सेवन करती हैं। और अगर ऐसा होता है तो बेबी अगेन उस चीज़ का आदी हो जाता है वुम के अंदर ही, और उस कारण से फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे की जो चलने फिरने की ताकत है वो कुछ समय तक कम रहती है, उसके मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और कुछ समय लगता है उसको नॉर्मलसी में आने में। और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद डिलीवरी होती है तो वो भी कुछ देर तक विड्रॉल्स में जाते हैं, कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक, और फिर उनको नॉर्मलाइज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक और बात समझने की है, जिन बच्चों में ख़ास तौर पे माँ किसी चीज़ का सेवन कर रही है एंड स्पेशली अगर एडिक्टेड है, तो बाद में जाके जीवन में उनके भी एडिक्शन शुरू करने के और एडिक्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये हम जब चाहते हैं कि हम पूरा फोकस रखते हैं डॉक्टर अवधेश की हमारा बच्चा जो हो वो बेस्ट हो, उसके लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं। एक छोटी सी बात जो मैं चलते चलते जानना चाहूँगी कि जैसा शुरू में ही आपने बात कही कि बच्चे की प्रोग्रामिंग जो है वो अभी हो रही है और उसी में सारी चीज़ें जा रही हैं। सपोज खासकर अगर एंजाइटी से शुरू में जो हमने बात की थी, सपोज अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे और बेबी हो चुका है और है, बड़ा है बच्चा, उसको क्या आने के बाद बेबी जब बाहर आ चुका है और सपोज ये अब हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो क्या उसको बाद में सॉल्व किया जा सकता है? जी हाँ, उसकी मैपिंग चेंज हो सकती है? हमारी मैपिंग समय के साथ साथ वैसे भी बदलती रहती है। बचपन में बहुत ज़्यादा एक तरह से नींव पड़ती है, लेकिन अगर नींव थोड़ी सी हल्की भी हो तो बाद में ध्यान दे के उसे ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर नींव सशक्त हो तो फिर बाद में उसको ठीक करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, या उसके ऊपर की बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन किसी भी स्टेज पर लाइफ के, बचपन में या बाद में, उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है कि बचपन में उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, माँ के साथ शायद उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, और उन चीज़ों को ध्यान में लेके चलते हैं तो बाद में उनको ठीक किया जा सकता है। वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। डॉक्टर अवधेश शर्मा, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए। अब हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की ही नहीं या एक कपल की ही नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए, क्योंकि एक जो भावी पीढ़ी है उसको हम खड़ा कर रहे हैं। और आज जिस तरह से, जो अगर हम यूथ को देखते हैं जिन्होंने कल के पेरेंट्स बनना है, वो आज ही अपने जीवन में किस तरह की एडिक्शंस का शिकार हैं, हमें इतना आसान नहीं ले लेना चाहिए। वी हैव टू बिकम मोर अवेयर, और हमें उनको अपनी जिम्मेदारी समझ के उन्हें अवेयर करने की मुझे लगता है ज़रूरत है, चाहे वो 18-20 साल के बच्चे हैं, जिसको आज हम इतने आसानी से ले लेते हैं कि हाँ ड्रिंकिंग इज़ ओके, वो ले ही रहे हैं, निकोटीन पे हैं या सिगरेट स्मोकिंग कर ही रहे हैं। बट एज एल्डर्स वी हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली फॉर द लाइक भावी पेरेंट्स के लिए, बल्कि इस पूरी जनरेशन के लिए, कि यहीं से कितनी बड़ी समस्या की शुरुआत हो रही है और एक पूरी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं।
अब अगर हम देखें तो अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नी सिर्फ एक पेरेंट की नहीं, हम सबकी ये जिम्मेदारी सिर्फ एक कपल की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हम इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई बात है, आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।